अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू पिंडी न्यूज़। मैं हूं मुनीर नज़ीर। नाजरीन, कोरोना वायरस की वजूहात की बुनियाद पर हुकूमत ने लॉकडाउन तो ख़त्म कर दिया, मगर लॉकडाउन ख़त्म होने के बावजूद भी अवामी और मुआशी हिफाजत रखने के लिए हुकूमत को बहुत सी मुश्किलात का सामना है। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वहीद जवेद साहब, जो कि सियासी और समाजी तजियाकार हैं और वकील भी हैं। अस्सलाम वालेकुम वहीद साहब, और पिंडी न्यूज़ में आपको खुश आमदीद। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा वही साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत ने लॉकडाउन तो ख़त्म कर दिया, लेकिन लॉकडाउन ख़त्म होने के बावजूद भी अवाम को मुआशी वसाइल का सामना है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने जी। अब चूँकि लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, लेकिन हमें इसे समझना चाहिए कि लॉकडाउन को ख़त्म अब हुआ है और इसके बीच में 2 से ढाई माह का अरसा गुजरा और उसके दरमियान में लोगों के पास कारोबार नहीं था और उनके पास कोई इनकम भी नहीं थी। और जब वो इनकम नहीं थी तो फिर आप समझ सकते हैं कि अब क़ुव्वत ख़रीद भी नहीं है। अब जब ग्राहक के पास क़ुव्वत ख़रीद नहीं है तो बिज़नेस भी वैसा तो नहीं फ्लरिश करेगा। और ये एक पेंडेमिक है जी, और पूरी दुनिया के साथ है और सारी दुनिया में इस वक्त रिसेशन चल रहा है। ठीक है, तो हमें भी उनके साथ समझना चाहिए। अब मेरा ख्याल है कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और अब लॉकडाउन में ईज़ भी है, जो बहुत ही गरीब तबका है उसके लिए बहुत फ़ायदा होगा इससे। लेकिन इसके साथ साथ ये ख़दशात बिल्कुल दुरुस्त हैं कि कोरोना वायरस की वबा ऐसी है जो रश देखकर या जिसमें लोगों की गैदरिंग ज़्यादा हो, अब वहाँ पे वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, बहुत तेज़ी के साथ इसका फैलाव है। तो हमें इस बात को भी ज़रा गौर करना चाहिए कि अगर हुकूमत ने गरीब लोगों को सोचते हुए, उनका सोचते हुए अगर लॉकडाउन में ईज़ को पैदा किया तो इसका किसी भी तरह से नाजायज़ फ़ायदा या किसी भी तरह से इसको बिल्कुल ऐसा नहीं समझना चाहिए कुछ भी नहीं है। हम समझते हैं, हम अपने हल्काबाद में जब बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि लोग अब इजी ले रहे हैं इसको, लोग समझ रहे हैं कि इसका कोई इतना इफेक्टिव नहीं है। लेकिन आई गेस कि हमें अपने मुल्क के लिए, अपनी हुकूमत के लिए, अपने लोगों के लिए और स्पेशली अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए हमें इस बात का ख्याल करना है कि अगर हमें वो उस तरह से अफेक्ट नहीं करता तो हमारी पेरेंट्स को या हमारे बच्चों को ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। तो हम बाहर निकल सकते हैं अब, लेकिन हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। अच्छा वही साहब, ये गुज़श्ता 2 महीने से तकरीबन कोरोना वायरस पूरे पाकिस्तान में फैल चुका है और कोरोना वायरस की वजह से अवामी और मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत कोई बेहतर कौमी पॉलिसी बनाने में नाकाम रही है। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत के पास पॉलिसी बनाने वाले कम हैं या वसाइल की कमी है, या क्या मसाइल हैं हुकूमत के पास? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है जी कि इस वक्त में चाहिए तो ये था कि हमारे पास एक नेशनल प्लान होता, नेशनल एक्शन प्लान जैसा कोई प्लान होता है, जिस पे पूरे के पूरे कराची से लेकर केपी तक हमारे पास एक लाइन होती, एक लाइन और लेंथ पे हम चलते। लेकिन हमने होते हुए देखा है कि इसमें सियासत हुई है, वफाक सूबों के साथ, सूबे वफाक के साथ आपस में लड़ते हुए गुत्थम गुत्था दस्तों गिरबां हमें नज़र आए। लेकिन ये सूरत हाल सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है जी, मैं आपको बताऊँ अमेरिका में भी ऐसे ही है। अगर अमेरिका का देखें तो न्यूयॉर्क के गवर्नर्स जो हैं वो ट्रंप की पॉलिसी से एग्री नहीं थे करते और वो भी आपस में इसी तरह थे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब सारे एक पेज पे हों, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो एक अंग्रेज़ी की कहावत है कि द थिंग्स दैट एंड्स वेल ऑल इज़ वेल, कि जो चीज़ें जिसका आखिर अच्छा हो जाए वो ठीक है। तो अगर हुकूमत हमारी कहती है कि हमारी ट्रेजेक्ट्री के मुताबिक, हमारी सोच के मुताबिक अगर इस वक्त में केसेस जो हैं वो 60-70 हज़ार होने चाहिए थे और वो नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है कि खुदाई ताकत है या जैसे भी है, अगर हम इससे महफूज हैं तो मेरा ख्याल है कि इख्तलाफ राय तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उसमें कोई इख्तलाफ राय अगर हो रहा है तो ठीक है। लेकिन ये बहुत अच्छा होता, ये आइडियल सिचुएशन होती कि अगर वो एक लाइन लेंथ पे होते तो। अच्छा, इस वक्त अपोजिशन और जो हुकूमती अरकान है वो उनमें कोई इत्तफाक राय नहीं पाया जा रहा, तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त मफाहमत की सियासत की कितनी ज़रूरत है? इंतहाई ज़रूरत है जी। इस वक्त में मेरा ख्याल है पाकिस्तान की पूरी तारीख़ में सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है, और चाहिए कि अपोजिशन भी, तमाम पार्टीज़ भी, सारे सूबे भी एक लाइन और लेंथ पे हों। लेकिन देन अगेन जी, इसको लीड करना है प्राइम मिनिस्टर ने, लीड करना है कैप्टन ने, जो टीम का कैप्टन है उसको भी साथ लेकर चलना है जो नहीं साथ चलना चाहता। ठीक है, तो अगर अब हम दोनों अतराफ से देखते हैं ना, वफाकी वज़रा भी तो ब्लैशिंग कर रहे हैं, वफाकी वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और सूबों को निशाना बनाते हैं, तो फिर आगे से कोई जवाब तो आएगा, फिर वो भी ब्लैशिंग करते हैं। फिर इसके दरमियान में मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट का रोल बहुत पॉजिटिव रहा है। कोर्ट्स का रोल इतना पॉजिटिव रहा है कि उन्होंने जो अभी गाइडलाइन की है, और उन्होंने अब आपको पता है कि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने
कहा कि सारे शॉपिंग मॉल्स को भी खोला जाए और वो जो 3 दिन जुम्मा हफ्ता इतवार मुकम्मल लॉकडाउन था उसको भी ख़त्म किया जाए। तो अब सुप्रीम कोर्ट का किरदार खराज तहसीन है। तो मेरा ख्याल है कि अब अगर सियासतदानों में से कोई लीड नहीं लेता तो फिर क्या करें, फिर अदालतों को लीड लेनी पड़ती है। जब वो देखते हैं कि यहाँ पे क़यादत का डेफिसिट है, फुकदान है, तो फिर वो उनको सामने आना पड़ता है और इस तरह के इकदाम लेने पड़ते हैं। लेकिन ये क्या ही खूब होता है कि सियासतदान खुद करते हैं। अच्छा भाई साहब, अब जो कोरोना वायरस से बनने वाले इश्यूज़ हैं उसमें देखा जाए तो इंडस्ट्री और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस वक्त बड़ा मसला बना हुआ है। तो आप क्या समझते हैं कि जो इंडस्ट्री और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो ओनर्स हैं, हुकूमत को उनके मामलात हल करने में अपना क्या किरदार अदा करना चाहिए? जहाँ तक है इंडस्ट्रीज़ का ताल्लुक, तो मेरा ख्याल बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ तो ऑलरेडी रीओपन हो गई हैं, ठीक है। और उसमें आप देख रहे हैं कि जब तेल की कीमतों में बहुत कमी आई है तो इससे मिलती जुलती जो चीज़ें हैं जैसे गैस है और बाकी चीज़ें उनकी कीमतों में भी कमी आई है। और जो टेक्सटाइल और बाकी इस तरह की कंपनीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको काफ़ी रिलीफ मिल रहा है। लेकिन उनकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही ना। मेरा ख्याल आपका इशारा फिर वर्कर्स की तरफ है। और जो इस टाइम ट्रांसपोर्ट के जो मालिक हैं, हुकूमत उनको कह रही है कि आप 50% सवारियाँ गाड़ी में बिठाएं और उनके 20% किराया कम किया जाए। ठीक है जी, अब आटा बुरान दोबारा से पैदा होने वाला है और मिल मालकान के साथ हुकूमत के मामलात तय नहीं पा रहे। तो ये अवाम के लिए इंडस्ट्री तो खोल दी गई है, लेकिन बुनियादी ज़रूरियात अभी भी मालकान के साथ उनके तय नहीं हो रहे। अच्छा, ये दो बातें। एक जो आपने बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त आपने पॉइंट उठाया है कि अगर आपने इंडस्ट्री खोल दें और उसके बाद इस तरह से खोलें कि वो प्रॉफिट जनरेट ही ना कर पाएँ तो फिर खोलने का क्या फ़ायदा। तो आपका दुरुस्त सवाल है ये। लेकिन इसको हमें इस तरह से देखना चाहिए कि जो इंडस्ट्री के मालिकान है वो फ़र्क है और जो वर्कर है वो फ़र्क है। इन दोनों की ज़रूरियात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो जो इंडस्ट्री के मालिकान हैं तो वो तो उनके काफ़ी बयानात भी सामने हैं और वो खुश हैं कि SOPs के साथ ही हमें एटलीस्ट इजाज़त तो मिली। वर्कर्स का ताल्लुक जुड़ा हुआ है ट्रांसपोर्ट के साथ। आप सही कह रहे हैं, उसने ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना है और जाना है। अब ट्रांसपोर्ट पे अगर हम बात करें तो अब आप मुझे बताएं कि आपके पास एक गाड़ी है जो आप ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं, उससे आपका गुजर बसर होता है। लेकिन वो गाड़ी ये है कि वो गाड़ी पिछले 2 महीनों से खड़ी है और उससे कुछ भी प्रॉफिट नहीं जनरेट हो रहा। लेकिन अब हुकूमत आपको कह रही है कि उसको 50% पे सवारियों पे चला ले, तो आपको फ़ायदा या नुकसान है। रही बात 20% किराया में कमी की, तो वो इस मद में नहीं हो रहा कि उनको ये कहा जा रहा है कि 20% कमी कर दें कि कोरोना की वजह से। वो तो ऑयल की कीमतों में कमी है ना। अब अब आप यहाँ से पेशावर के लिए गाड़ी लेकर जाते हैं, पहले अगर आपका 2000 का पेट्रोल लग रहा था तो वो आपका 1100-1200 रुपये का लग रहा है। तो इस मद में वो कह रहे हैं कि 20% अब आप भी कमी करें क्योंकि आपको बहुत सारी बाकी चीज़ों में रिलीफ मिल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि जी येट अगेन कि अगर आप ये देखें ना कि ना चलने से मईशत का पहिया कुछ हद तक चलना बेहतर है। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब ने अक़लीती कमीशन का इनकार किया है और ये अक़लीती कमीशन माइनॉरिटीज़ अक़लीती कौम के लिए काम करेगा, उनकी फलाह बहबूद के लिए। तो आप क्या समझते हैं कि ये कमीशन जो बनेगा ये कोई बेहतर खाक पॉलिसी लाने में अपना किरदार अदा करेगा? बड़ा ज़बरदस्त, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है रिगार्डिंग माइनॉरिटीज़। काफ़ी देर से तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने 2014 में एक तारीखी जजमेंट दी थी जिसका ये भी हिस्सा था और इसमें ये माइनॉरिटी का बड़ा पुरज़ोर मुतालबा था कि इस कमीशन को जल्दी से फ़ाल किया जाए और इसको तश्कील दी जाए। तो PTI की गवर्नमेंट को ये सेरा तो जाता है जी, ये बात दुरुस्त है। और इसमें जो लोग आए हैं उनको भी वो बड़े क्रेडिबल हैं, उनके ऊपर भी ये सेरा जाता है। चेला राम साहब को इसकी चेयरमैनशिप के लिए नॉमिनेट किया गया है। नोटिफिकेशन अब हो गया है, इसका मतलब है कमीशन तश्कील दे दी गई है, उसकी पहली मीटिंग भी हो चुकी है। प्रॉब्लम कहाँ पे है इस कमीशन में? हम देन अगेन मैं पहले ये कह दूं कि सबको मुबारकबाद जो इस कमीशन के मेंबर है और किसी कमीशन के किसी मेंबर के नाम के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें, एक कमीशन के मेंबर हैं एल्बर्ट डेविड साहब भी, मेरी उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने भी ये बात किया और उनका कंसेंसस था इसके ऊपर। क्रिश्चियन कम्युनिटी को थोड़े से एतराज़ात हैं और वो इस बात पे एतराज़ात हैं कि ये कमीशन जो है ये पार्लियामेंट के किसी एक्ट के थ्रू नहीं आया, ये एक नोटिफिकेशन के ज़रिए आया है। तो जो इस तरह के कमीशन होते हैं वो टूथलेस कहा जाता है, उनके पास ज़्यादा मैंडेट नहीं होता, वो कमीशन इटसेल्फ मजबूत नहीं होता। अब इस कमीशन का काम क्या है? इस कमीशन का काम ये है कि पूरे पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के राइट्स की जहाँ जहाँ वायलेशन होती है उसकी निशानदेही करें। लेकिन आप एक समझदार, आप पढ़े लिखे सहाफ़ी हैं, आप मुझे बताइए कि ये है वफाकी कमीशन, ठीक है। अब 18वीं तरमीम के बाद जब कमीशन वफाक बना रहा है तो इसका मतलब है कि जो माइनॉरिटीज़ का जो चैप्टर है, इशूज़ हैं, वो 18वीं तरमीम के बाद चले गए हैं सूबों के पास। ये कमीशन है फेडरल, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ 24 किलोमीटर के अंदर रहने वाला एक कमीशन है।
ये पंजाब में एप्लीकेबल नहीं होगा, ये केपी में एप्लीकेबल नहीं होगा, ये सिंध में एप्लीकेबल नहीं होगा, बलोचिस्तान में नहीं होगा, अनटिल और अनलेस जब तक वो सूबों के अंदर कमीशन ना बनाए, क्योंकि इंटरफेथ की मिनिस्ट्री भी तो डिसॉल्व होगी ना। अब इंटरफेथ की एक फेडरल मिनिस्ट्री है और सूबों के अंदर भी है। माइनॉरिटी चैप्टर 18वीं तरमीम के बाद नीचे चला गया। तो हमें थोड़े से इसमें थोड़ा सा जो एक था इश्यूज थे, वो ये था कि एक इससे पहले कमीशन मौजूद है जिसको कहा जाता है शुएब सैडल कमीशन। अब वो शुएब सैडल साहब चले गए, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाल दी कि जी मेरी कमीशन एग्जिस्टिंग कमीशन है, वन मैन कमीशन, जिसको साकिब निसार साहब ने बनाया था, अगर आपको याद हो। तो उसका भी ये इशू था कि ये कमीशन के होते हुए ये दूसरा कमीशन बना देना और इसकी जो एसओपीस है उसको फॉलो नहीं किया गया, मतलब कि बहुत सारे बीच में इशू नहीं, इसमें जो मिनॉरिटी पार्लियामेंट के अंदर मिनॉरिटीज़ के जो MNAs हैं, तो अगर वो कमीशन बनाने की आप बात करें कि पार्लियामेंट से इसकी बिल नहीं पास किया गया, तो क्या जो पार्लियामेंट के अंदर MNAs है मिनॉरिटीज़ के, वो इस बिल को पास होने देते? बिल्कुल होने देते। उनका बड़ा पुरजोर मुतालबा था, वो तो अभी भी कह रहे हैं। बल्कि मैं आपको आपकी खिदमत में अर्ज करता चला जाऊं कि उसी दिन फिर मेरी बाद में मुझसे मुलाकात हुई जमशेद थॉमस साहब से। जमशेद थॉमस साहब पहली मुलाकात में हिस्सा भी रहे हैं इसी का, पहली मीटिंग का, और उन्होंने वहां पर भी बड़ा पुरजोर मुतालबा किया। मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उनका वीडियो क्लिप भी है, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि उन्होंने वहां पर मीटिंग के अंदर पीर नूरुल हक कादरी साहब से ये मुतालबा किया कि ये कमीशन जो है ये बहुत ज़बरदस्त कमीशन है, लेकिन इस कमीशन को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए जिस पे ये कमीशन मजबूत हो। अगर कमीशन मजबूत नहीं है तो वो कैसे एड्रेस कर पाएगा? क्या ये खोई हुई जो मिनिस्ट्री थी इंटरफेथ हार्मनी, ये कमीशन और पार्लियामेंट के अंदर जो MNAs हैं मिनॉरिटीज़ के, वो वापस लेने में ये अपना कोई किरदार अदा करेंगे? इस कमीशन का जी मैंडेट बिल्कुल डिफरेंट है। इस कमीशन का मैंडेट सिर्फ ये है कि ये काम करेंगे माइनॉरिटीज़ के राइट्स के ऊपर, ठीक है। तो जो MNAs हैं उनका काम होता है कानून साजी करना। इस कमीशन ने आइडेंटिफाई करना है, रिपोर्टिंग करनी है, मतलब इन्होंने बताना है कि जी यहाँ पर ये मसला है। उसके बाद काम शुरू होता है MNAs का, और उसके बाद फिर एग्जेक्टिव ने उसे इम्प्लीमेंट करवाना होता है। तो आई होप कि सारे इदारे और सारे आपस में मिल के काम करें। अभी तो फिलहाल इनकी एक मीटिंग हुई है, अभी ईद की छुट्टियां होंगी गालिबन, इसके बाद उनकी प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात है। तो हमारी तरफ से सारे क्रिश्चियन मेंबर्स को, ख़ास तौर पर एल्बर्ट साहब को, बिशप साहब को और सारा सफदर साहिबा को, अब मैं तो बड़ी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं बहुत होपफुल हूँ क्योंकि ये इंटेलेक्ट लोग हैं, काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं, और मुझे उम्मीद है कि इनसे कुछ कर पाएंगे। लेकिन देन अगेन एक ही पॉइंट है, कमीशन को बहुत मजबूत होने की ज़रूरत है और उसको ज़रूरत मजबूत करना। अच्छा वही साहब, हुकूमत ने कोरोना वायरस की वजह से तमाम इबादत गाहों पर पाबंदी लगा दी थी। ये कोरोना वायरस की वजह से नमाज इबादत नहीं हो सकती। अब हुकूमत ने वो पाबंदी दोबारा से उठा लिया और इजाज़त दे दी है कि दोबारा से गिरजाघरों को में इबादत की जाए। तो क्या हुकूमत की क्या SOPs जारी हुई हैं इस सिलसिले में? अब बिल्कुल वैसी हैं जी जैसे मसाजिद के लिए थी। और इस संडे जो अब गुजरा है, मतलब कि परसों, इसमें हुकूमत की इजाज़त हुकूमत दे चुकी थी पहले, लेकिन मसला ये था कि नोटिफिकेशन नहीं था आया हुआ, इसलिए चर्चेज़ में इबादत नहीं हो पाई। SOPs वही सिंपल हैं जी कि 6 फुट का फासला रखें, और 60 साल से ऊपर और जो 10 साल से छोटे बच्चे हैं उनसे कोशिश करें कि वो चर्च में ना आ सकें, और चर्च में उसको बार बार डिफेक्टिव किया जाए, और कोशिश किया जाए कि एक दूसरे से हाथ ना मिलाया जाए, चीज़ों को इस तरह से ना छुआ जाए। लेकिन मैं आपके प्लेटफॉर्म से, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, मैं फिर भी ये कहूँगा कि खुदा जो है और जो हमारे जिस पे हम बिलीव करते हैं वो हमारे दिल में है, वो हमारे अंदर है, ठीक है। तो हमें चर्च ज़रूर जाइए, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि चर्च में बहुत कंजस्टेड है, तो मैं खादमीन से, खुदाम से और जो बड़े पास्टर्स हैं उनसे मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपकी जगह कंजस्टेड है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी बड़े छोटे छोटे चर्चेज हैं, कंजस्टेड हैं, तो प्लीज़ आप SOPs को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर यहाँ से कोई इफेक्ट होता है तो ये बहुत नेगेटिव वेव जाएगी। अच्छा वही साहब, आजकल बाइबल सोसाइटी का कोई इशू चल रहा है, तो वो कौन को बताना चाहेंगे कि वो क्या इशू है? अच्छा जी, वो बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है बाइबल सोसाइटी का। ये इशू है पास्टर शफीक कंवल का और बाइबल सोसाइटी की जो इंतज़ामिया उनके दरमियान था। मैं इसके ऊपर कुछ ज़्यादा तो नहीं बात करना चाहूँगा, लेकिन जो मैं आपको बात बता देता हूँ वो ये है कि जो शफीक कंवल साहब हैं उन्होंने कुछ बाइबल सोसाइटी की छापी हुई किताबों के ऊपर एतराज़ किया था कि जी इनके अंदर कुछ अशात ऐसे हैं जो काबिल एतराज़ है। और उसके बाद पास्टर लियाकत कैसर साहब ने और एंथनी लैम्बल साहब ने उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट करके एक एडिटोरियल कमीशन बना दिया है जो उसके अंदर से एडिटिंग करेंगे, और उसके अंदर से एडिटिंग करने के बाद अगर उसके अंदर कोई ऐसा मुतनाज़ा मटीरियल है तो उसको निकाल दिया जाएगा।
लेकिन इसके ऊपर सिविल सोसाइटी, लॉयर्स, यंग लॉयर्स और जो सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, उनके अंदर बड़ा इस्तराब पाया जाता है। हमारी भी कुछ मीटिंगें हुई, कुछ बातचीत हुई, मैंने सीनियर क़यादत को भी बातचीत उनसे की, उन सब ने मुझे यही बताया कि हमें इस इशू को ज़्यादा नहीं उछालना। लेकिन जैसे अब आपने सवाल किया है तो मैं आपको ये ज़रूर कहूँ कि ये एक ऐसा इशू है जिसने, ये एक पिंडोरा बॉक्स है जो खुल गया अब, और इसको बंद करना इतना आसान नहीं होगा जब तक अनटिल और अनलेस आप बिल्कुल सही मायनों में इसका जवाब नहीं देते। मिसाल के तौर पे अगर वो किताब कि इन्होंने कहा कि एडिटोरियल कमीशन बन गया और वो अपनी रिपोर्ट देगा, तो इनको बताना चाहिए था कि वो कितने दिन में देगा, कब उसकी रिपोर्ट आएगी, क्या जो कमेटी उसके ऊपर बनाई है, जो कमीशन बना है, जो भी एडिटोरियल बोर्ड बना है, क्या वो उन्हीं लोगों पर है जिन्होंने ये गलती की थी, वही लोग दोबारा से करेंगे, तो ये तो बाइस्ड हो जाएगा। और फिर क्या जो ये किताब ऑलरेडी बिक गई है उसका क्या होगा। ये जी मैं आपको बताऊं कि ये कोई बेस्ट सेलर किताब नहीं थी, ये कोई ऐसा नहीं था कि ये कोई अमेरिका की बेस्ट सेलर किताब है, किसी ने पढ़ा होगा बहुत सारा। ये तो पादरी साहब ने, शफीक कवल साहब ने खुद इसे पूरी दुनिया तक पहुंचाया है। तो जब आपने पहुंचा दिया है तो अब ये थोड़ा सा इशू हो गया ना। देखें, अब कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम आपस में बैठ के सॉल्व कर लेते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो कम्युनिटी के अंदर चली जाती हैं। जैसे कानून में भी कुछ ऐसी सज़ाएं हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अगर 302 हो गया तो 302 एक ऐसा जुर्म है जिसको अगर मुद्दई माफ़ कर दे तो वो माफ़ हो जाता है। लेकिन जना बिल जबर पे नहीं माफ़ी दे सकते, आप नहीं दे सकते। आप मतलब आप उस इख्तियार को खो देते हैं। या कोई भी ऐसा जुर्म जिसमें लार्जर कम्युनिटी इन्वॉल्व हो जाए, उसमें एक बंदा उसको नहीं सेटलमेंट कर सकता। तो अब पॉइंट ये था कि ये दो हजरात ने आपस में पिछले 15-20 दिन में सारी कौम को एक इस्तराब में मुब्तला किया रखा। 6 मिलियन क्रिश्चियंस को आपस में उनकी ग्रुपिंग होगी, मैं कहूँगा 2 ग्रुप्स में डिवाइड होगी। अच्छे से वैसा भी एक मजहबी इशू है, लेकिन ये कि उन्होंने माफ़ी तो मांग ली कौम से, वर्बली, ज़बानी, कलामी, लेकिन माफ़ी मांगने का कानूनी रास्ता क्या है? अच्छा, अब मैं आपको यही, आपने आप दो वकील बातें भी हैं। आपने 2 बातें कर दी। एक आपने बात कर दी कानूनी और एक आपने बात कर दी माफ़ी की। देखिए, माफ़ी का तो जहाँ तक सवाल है ना, मैं समझता हूँ कि माफ़ उन्हें खुदा की ज़ात ही कर सकती है। हम कौन होते हैं माफ़ करने वाले? वो हमारे भी बड़े रहनुमा हैं और हम उनकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं जी। मैं इनको देख देख के बड़ा हूँ, बहुत कुछ मैंने रूहानी तौर पर भी इनसे सीखा है। बहुत ज़बरदस्त स्कॉलर हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन अब आपकी दूसरी बात बड़ी अहम है कि कानूनी इसमें क्या रास्ता है। ठीक है, अब कानूनी तौर पर मैं आपको बता रहा था कि जो यंग लॉयर्स हैं, वकला हैं, क्लैप है, बाकी लोग हैं, वो ये बात सोचते हैं कि अब इसमें क्या करेंगे हम। अब मतलब अब देखें, वो एक रास्ता है कि वो इसके ऊपर कानून हरकत में आए, ठीक है, और उनको करार वाक़ई सजा दे। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ क्योंकि चर्च का, कलीसिया का मसला है, कलीसिया के अंदर हल हो जाना चाहिए। और मेरी इसमें स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, मैंने बिशप हम्फ्री सरफराज पीटर साहब से, एल्बर्ट डेविड साहब से, मैंने इन हजरात से बात की थी। ठीक है, मैंने उनसे जोर डाला, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि इस वक्त हमारे पास ये सुनहरी मौका है कि हम कोई बैनुल कलीसियाई कोई कमीशन बना लें। जैसे एक इस्लामिक आइडियोलॉजिकल कमीशन है, इस्लामी नज़रियाती कौंसल है। ठीक है, उस इस्लामी नज़रियाती कौंसल इसीलिए ये इदारा कि कोई भी अगर रिलीजन से मैटर है तो वो इधर आए और यहाँ पे सॉल्व किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें पाकिस्तान की तारीख में हमारे पास कोई बैनुल कलीसियाई नहीं है। हर चर्च का अपना अपना एक बोर्ड है, एक सेनेट है। लेकिन अगर हम पूरा बैनुल कलीसियाई आ जाए, मतलब सारी बड़े कलीसिया के सेमिनरीज के प्रिंसिपल, जितने पाकिस्तान में सेमिनरीज हैं, उन सब के प्रिंसिपल्स को ले लिया जाए। उसमें से जो बिशप हम्फ्री साहब हैं, उनको मैं समझता हूँ उनको हेड करना चाहिए, उनको लीड करना चाहिए, क्योंकि वो मॉडरेटर हैं चर्च ऑफ पाकिस्तान के, तो उनको लीड करना चाहिए। कलीसिया, इनको बड़े प्रीस्ट को लेना चाहिए, इंटेलेक्चुअल्स को उठाना चाहिए और इनकी अंडर एक ऐसा बोर्ड बनाएं जो इस तरह के आने वाले मामलात को देख सके। मैं आपको बताऊं कि अब तो ये बात शुरू हो गई कि बाइबल सोसाइटी की बाकी कुतब को भी चेक किया जाए, बाकी भी किताबें इनकी पढ़ी जाए कि कहीं और भी कोई मटेरियल तो ऐसा मुतनाज़ा नहीं है। तो मेरा ख्याल बाइबल सोसाइटी ने इस कम्युनिटी को बहुत कुछ दिया, क्रिश्चियंस को उन्होंने बहुत तालीमी तौर पर बहुत कुछ दिया। तो मेरा ख्याल है कि इस इदारे की हुर्मत के ऊपर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। अगर इनफरादी कोई फेल हो गया किसी से, तो फिर भी देन अगेन उसको रिक्वेस्ट करनी चाहिए, अपॉलॉजी करनी चाहिए, और अपॉलॉजी करते हुए मेरा ख्याल है उस डेजिग्नेशन को भी छोड़ देना चाहिए जिसके ऊपर वो है। अगर मतलब ये ज़रूरी तो नहीं कि आप उसके साथ स्टिक रहेंगे और एक ही इंसान 2-2, 4-4 ओहदों पर रहेगा, तो ये भी कोई अच्छा कल्चर नहीं है। और मेरा ख्याल है कि अब नौजवानों में जैसे
वाइस चेयरमैन है FGA बाइबल कॉलेज के जनाब वारिस साहब, तारिक वारिस साहब, वो यंग है और बड़े बड़े ज़बरदस्त स्कॉलर हैं। तो मेरा ख्याल है ऐसे यंगस्टर्स को भी मौका मिलना चाहिए, उनको भी ऊपर आना चाहिए ताकि वो कम्युनिटी के अंदर और बेहतरी पैदा की जा सके। और लास्ट थिंग मैं कहूँगा फिर भी कि इस इशू को ज़्यादा ना उछाला जाए, क्योंकि इस इशू पे जितनी ज़्यादा बात हम करेंगे उतना ज़्यादा इसको हम हवा खुद ही दे रहे हैं। लेकिन ये तभी रुकेगा जब सीरियस एक्शंस होंगे बाइबल सोसाइटी की तरफ से। अच्छा भाई साहब, आखिर में कोरोना वायरस से एहतियाती तदबीर के हवाले से कौम को कोई मैसेज? बस जी वही SOPs हैं जो सारा हम लोग सुन रहे हैं। WHO ने जो कहा हुआ है 6 फुट का फासला है, हाथ सैनिटाइज करने हैं, चेहरे पे मास्क पहनना है, ज़रूरी किसी से बाहर नहीं निकलना, गले नहीं मिलना, बातचीत नहीं करनी। तो वही SOPs हैं, बड़ी बेसिक हैं, सब लोग उस पर सुन रहे हैं। और ये बड़ा ज़रूरी है। बस ये है कि अब लॉकडाउन चूँकि खुल गया, मैं आपको बताऊँ सर एक बात कि लॉकडाउन जो है ना वो मैं खुद भी ये समझता हूँ कि लॉकडाउन को इन्फोर्स नहीं किया जाता। आप कोरिया में देखें, कोरिया वो मुल्क है जिसने सबसे जल्दी कोरोना के ऊपर काबू पाया। साउथ कोरिया की बात करो, वो एग्जाम्पल बनी पूरी दुनिया के लिए। लेकिन साउथ कोरिया के अंदर 1 घंटे के लिए भी फोर्सफुल लॉकडाउन नहीं हुआ। उन्होंने अपनी आवाम को कहा आवाम खुद ही बैठ गई घरों में, कोई बाहर ही नहीं निकला। तो मेरा ख्याल है मैं इस बात पे एग्री करता हूँ PTI गवर्नमेंट से कि फोर्सफुल लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, मतलब आवाम को खुद ही शऊर होना चाहिए। अब अगर मुझे मेरे घर में सारी चीज़ें पूरी हैं तो मैं क्या लेने बाहर जाऊँ? मतलब मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए। मुझे कुछ महीने अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने घर के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए मुझे चाहिए कि मैं सर्वाइव करूँ, मैं बाहर ना निकलूँ। लेकिन अगर मैं बिला वजह गलियों में घूम रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, रिश्तेदारों में जा रहा हूँ, बर्थडेज मना रहा हूँ, शादियों में जा रहा हूँ, तो फिर मेरा ख्याल ना मुझे अपने ख़ानदान का ख्याल है, ना अपना, ना सोसाइटी का। तो ये SOPs है, इस पर फॉलो भी करना चाहिए। और मेरा ख्याल अब हुकूमत से ज़्यादा कौम पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इससे मुकाबला करे। बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने प्रोग्राम में शिरकत की और हमें कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने देखा कि वही साहब ने कोरोना वायरस की सूरत हाल पर बड़ी तफसील से आगाह किया। इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और मौजू के साथ। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।